गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज हम जो हमारी दिनचर्या वाला चैप्टर था उसके आगे के पॉइंट्स को कवर करेंगे जो एक तरीके से आपके सोशल नेचर के लिए अच्छे हैं और एक सामाजिक दायरे में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए उसके लिए बहुत अच्छे हैं, जिससे सोशल हेल्थ डेवलप होती है। इसलिए कुछ ऐसे पॉइंट हमारे आचार्यों ने बताए हैं जिनको एक तरीके से हम आचार रसायन के अंदर समाहित कर सकते हैं। हम उनको अपने फिजिकल डेवलपमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट के बेसिस पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक श्लोक आता है, काले हितम मितम ब्रुवाद विषंबादि पेशलम, जिसका अर्थ क्या है इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये श्लोक है, मेरा फेवरेट श्लोक है। मैं हमेशा कभी भी किसी चर्चा करता हूं तो बोलता हूं जब मुझे इसकी आवश्यकता लगती है तब, कि काले हितम मितम ब्रुवाद विषंबादि पेशलम। काल मतलब समय पर, किस समय पर किस व्यक्ति से कैसी बात करनी चाहिए जिससे वो मेरे लिए हितकारी हो और उस बात को बोलने के बाद किसी भी प्रकार का विवाद खड़ा ना हो। मनुष्य समय पर हितकारी, परिमित, सत्य और मधुर वचन बोले। अब इसमें लिखा है वर्ड सत्य वचन बोले। मान लीजिए किसी जगह पर सत्य वचन बोलने से लड़ाई झगड़े या आपकी पिटाई वगैरह लग सकती है, आपको कोई मार सकता है या आपसे द्वेष रख सकता है मारने से, आपके सत्य वचन बोलने से। तो उस समय पर क्या सत्य वचन बोलना चाहिए? और सत्य वचन यदि नहीं बोलना है तो क्या झूठ बोले? ये बड़ी दुविधा हो जाती है, क्योंकि शास्त्र कभी कहता नहीं है कि झूठ बोलिए। तो यहाँ पर चुपचाप रहना ही बेटर है। नो प्रोडिक्शन, नो कमेंट्स। तो क्या समय पर बोले? क्या बोलना है समय पर? हितकारी बोले, जिससे आपका सोशल एनवायरनमेंट आप दूषित ना करें। और सोशल एनवायरनमेंट जब दूषित नहीं होगा तो आपकी सोशल और फिजिकल और प्रोफेशनल सारी लाइफ, सारी हेल्थ बेटर स्तर पर रहेगी। क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट बिगड़ने से आप मेंटली भी आहत हो सकते हैं और फिजिकली भी आहत हो सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट श्लोक आता है, 26 नंबर के श्लोक में बोला गया है, पूर्व अभिभाषी सुमुख सुशील करुणा मृदु नैक सुखी न सर्वत्र विश्रब्दो न च शंकिता। क्या कहने का अर्थ है इनका? जब आप किसी से मिलते हैं या आपके घर पे कोई व्यक्ति आता है, ये एक सदाचरण की बात चल रही है। और ये मैं यहाँ पर क्लिनिकल संहिता में क्यों आपसे डिस्कस कर रहा हूँ? चाहते तो हम इन पॉइंट्स को छोड़ के आगे बढ़ जाते अगर इनका कोई क्लिनिकली इंपॉर्टेंस नहीं होता तो। लेकिन इन सब्जेक्ट का, इन पॉइंट्स का हमें पढ़ने पर लगता तो नहीं है कि क्लिनिकल इसका कोई इंपॉर्टेंस होगा, बट इनका क्लिनिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। यहां पर बोला गया पूर्व अभिभाषी सुमुख सुशील करुणावृत। सोशल लाइफ में आप देखिए, आपके घर पर कोई मेहमान आता है या आप कहीं घूमने जाते हैं, वहां कोई व्यक्ति आपको पहचान का मिल जाता है या नहीं भी मिलता है, तो आपको पहले से पूर्व अभिभाषी, पहले से उससे बात करना जरूरी है। आप पहले से उससे चर्चा करेंगे, आप उससे स्वयं ही पहले से पूछेंगे, आइए सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया है? कहाँ से आ रहे हैं? कुछ भी बात आपको छेड़नी है, लेकिन पहले से आप उससे बात करेंगे। फिर बोला है सुमुख, अच्छे तरीके से, ना कि रूडली नेचर में आप उससे पूछना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? कहाँ से आए हो? किधर जा रहे हो? बैठो बैठो, चलो बैठो। इस प्रकार से बात नहीं करनी है। ये नहीं कि पहले से बोलना है तो चाहे गुस्से में बोल दो या क्या। सुमुख, सुशील स्वभाव से, करुणामृत,
जिस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चे से प्रेम पूर्वक भाव से बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें उससे करुणा दिखानी है। न ऐकः सुखी न सर्वत्र विश्रब्दो। अकेले ही आपको किसी भी चीज की अनुभूति प्राप्त, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सी भी चीज की एक गिफ्ट माता पिता ने आपको दिया जो जिससे आपको बहुत अच्छा लगता है, और यदि किसी बच्चे या किसी साथ के दोस्त या किसी की इतनी नहीं है हैसियत कि वो उस चीज को परचेज कर सके या कुछ कर सके, तो आपको शेयरिंग भी करनी चाहिए। शेयरिंग भी करनी चाहिए ताकि आप अपने सुख को ना तो अपने पास रखो, ना ही केवल समेट के एक दायरे में रखो। वो सुख सर्वत्र सर्वत्र सब जगह पर फैलना चाहिए जो उसका हकदार है, अदरवाइज जो नहीं है उस वहां तक के लिए नहीं कहा गया है। सब स्थानों पर सभी व्यक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिए। न सर्वत्र विश्रब्दो न च संकितः, और ना ही किसी पर शंका करनी चाहिए। अब इसका अगर आप, ये तो हमने एक सोशल एनवायरनमेंट के हिसाब से देखा, अब इसको हम क्लिनिकली अगर देख कर चलते हैं क्लिनिकली, तो आप देखिए आपके पास पेशेंट आता है, पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बताए या ना बताए, फर्स्ट पॉइंट पूर्व अभिवासी। सबसे पहले आपको उस पेशेंट को देखना है, ऑब्जर्व करना है। देखने के बाद पेशेंट गेट से अंदर घुस रहा है, आ रहा है, आपको ये देखना है कि इसके चलने का तरीका कैसा है। फर्स्ट गेट पोजीशन देखनी, उसका गेट कैसा, पोस्चर कैसा है, किस तरीके से खड़ा है, किस तरीके से वो आ रहा है। उसकी ब्रीदिंग की स्टाइल आपको ऑब्जर्व करनी है, वो सांस कैसे लेते आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है या नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, या फिर वो जब आ रहा है तो उसके कराहने की आवाज तो नहीं आ रही है उसके गले से, या वो आ रहा है तो उसके हाथ पैर तो ऐसे नहीं कप रहे हैं उसके। हर चीज को आपको ऑब्जर्व करना है। देन पूर्व अभिभाषी, बैठिए, बताएं सर क्या आपकी हेल्प कर सकते हैं, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, किस लिए आपका आना हुआ, मेरी कैसे आपको आवश्यकता पड़ गई, इस प्रकार के शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उस भाषा में एक विनम्रता होनी चाहिए। आचार्य सुश्रुत आचार्य आचार्य भागवत ने हर जगह पर बोला है कि एक रोगी अपने वैद्य पर अपने माता पिता से भी ज्यादा विश्वास करता है। एक रोगी अपने वैद्य पर अपने माता पिता से भी ज्यादा विश्वास करता है, ये सत्य है। जो बात वो उनको नहीं बता सकता वो बात आपसे शेयर कर सकता है। बस आपको उस पेशेंट को ये विश्वास दिलाना है, आपको फेथ दिलाना है कि भाई मेरे पास तक तेरी प्रॉब्लम आई है, मैं सॉल्व करूंगा, साथ में ये प्रॉब्लम किसी से डिस्कस नहीं करूंगा। इसलिए ये गुण आता है सुशील करुणामृतः। सुशील नेचर, सुशील आचरण आपका होना जरूरी है। करुणा मृदुः, करुणा का भाव, मृदु स्वभाव आपका होना आवश्यक है। ये जो मैं अपने क्लिनिकल मार्केटिंग कोर्स में बताता हूँ, वहां मैं इसी श्लोक से मैंने कई कंसेप्ट उठाए हैं और साथ में ऑब्जर्वेशन से भी अपने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी मैंने अप्लाई करके देखा है। तो जब आप पेशेंट से आपका रिलेशन बहुत अच्छा होता है, आपका बॉन्ड अच्छा होता है, तो पेशेंट आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। पहला आपके लिए रेफरल्स तो आता ही है, आपके लिए रेफरल्स देता है, कई पेशेंट रेफर करता है। दूसरा, आपका रोगी से जो रिलेशन है वो अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है, तो आप जो भी पथ्य पथ्य का पालन बताएंगे वो रोगी संपूर्ण रूप से पालन करता है। और जब रोगी औषधि के साथ पथ्य पथ्य का पालन करता है तो वो रोगी बहुत जल्दी स्वस्थ होता है।
फिर आता है नेक्स्ट श्लोक 27, न कश्चिद आत्मनः शत्रुम नात्मना कश्चिद पुरम प्रकाशयेन्नापमानम न च निः स्नेहताम प्रभु। क्या कहना चाह रहे हैं? कभी भी ये चीज याद रखना, कभी भी ये हमारे मेडिकल लाइन में बहुत ज्यादा काम करती है। आपके पास कोई पेशेंट आता है, पेशेंट आकर कहता है डॉक्टर साहब हम फलाने डॉक्टर साहब के पास गए थे और वहां से हमने ट्रीटमेंट लिया, हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। हम उनके पास गए, हमें इस प्रकार का बवंडर दिया उन्होंने, पैसा खूब खर्च कराया, खूब जांचें लिखते हैं डॉक्टर साहब वो। हर रोगी आकर के बोलता है। आपको कभी भी उस रोगी के सामने ये नहीं बोलना है हाँ वो तो ऐसे ही है, ठीक है उनके यहाँ ऐसे ही चलता है। उस आपको कभी नहीं बताना है कि वो क्या करता है, कौन क्या करता है। आप अगर उस डॉक्टर से आपका अगर ऐसे भी चल रहा है तो भी आपको उस रोगी को ये नहीं बताना है कि आपकी उससे दुश्मनी चल रही है, आपका उससे व्यवहार नहीं है, उस डॉक्टर से आपकी बनती नहीं है, उस डॉक्टर से आपकी पटती नहीं है, जो भी फलाने ठिकाना है। आपको ना तो ये बताना है कि आपका वो दुश्मन है, आपकी उससे पटती है या नहीं पटती। इससे क्या होता है कि सामने वाले के माइंड में एक साइकोलॉजिकल वैल्यू क्रिएट होती है आपकी। आपने उस बात को टाल दिया ये कह करके चलिए कोई नहीं, वहां से होता है, हर रोगी हर चिकित्सक के पास जाके ठीक नहीं होता। चलिए वहां का खेल वही खत्म है, यहाँ इस खेल को हम शुरू करते हैं, इस ट्रीटमेंट को हम फॉलो करते हैं, आइए मेरे साथ जुड़िए। इस प्रकार से कह करके उस रोगी का ध्यान उस तरफ से हटाइए। क्या होता है कि उसके माइंड में आपके लिए एक छवि पैदा हो जाती है। कई बार तो इतने होशियार वो आते हैं रोगी जो आपके नेचर को चेक करने की कोशिश करते हैं, जानबूझकर वो कोई अनजाने अनजाने में ऐसे बातें जरूर करते हैं जिससे, और वो बातें क्या होती है, चार लोगों को जाके बताते हैं, अरे उन डॉक्टर साहब की तो उन डॉक्टर साहब से नहीं बनती है, उनके सामने उनका नाम मत लेना, आपस में लड़ते रहते हैं वो दोनों। तो इतना सा होगा ना तो वो इतना सा बताएंगे। और कभी किसी को ये भी नहीं बताना है कि मैं कितना कमजोर हूं, पैसे के बेसिस पर, नेचर के बेसिस पर, नॉलेज के बेसिस पर, या किसी भी प्रकार से मैं कितना कमजोर हूं, ये किसी को एहसास होने नहीं देना है। ये भागवत संहिता में भी लिखा है और ये हमारे अ, आचार्य चाणक्य जी ने भी बोला था कि यदि सर्प जो होता है, स्नेक जो होता है, वो सभी को अगर ये बताता फिरे कि मेरे अंदर जहर नहीं है, तो आदमी इतना बेकार है कि उसके फन होता है ना ये, इस फण पर पैर रख करके कुचल के चला जाएगा उसको। तो अपना भेद कभी नहीं खोलना, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। किसी को मत बताना कि आप क्या कर रहे हैं, आपके पास एक भी पेशेंट नहीं आ रहा है, फिर भी बवंडर फैलाइए कि बहुत आ रहे हैं। एक जलवा आपका अलग तरीके से क्रिएट होना चाहिए। हाँ, इस चीज से क्या होता है, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, लेकिन ये नहीं है कि आपके पास पेशेंट नहीं आ रहे हैं तो आप एक अच्छे वैद्य नहीं है, और पेशेंट किसी के पास ज्यादा आ रहे हैं तो अच्छे वैद्य हैं। देखिए हर किसी की शुरुआत एक जीरो लेवल से होती है। चाहे एलोपैथी का डॉक्टर हो, चाहे आयुर्वेद का डॉक्टर हो, फर्क थोड़ा टाइम पीरियड का फंस जाता है। कुछ समय तक दोनों को ही मक्खियां मारनी पड़ती हैं, कुछ समय तक दोनों को ही मक्खियां मारनी पड़ती हैं, लेकिन उसके बाद धीमे 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 ग्रेजुअली उसको हिम्मत नहीं हारनी है, एक के बाद अपनी नॉलेज को बढ़ाता जाए, अपने पेशेंट डॉक्टर बिहेवियर को सुधारता जाए, रेफरल्स आने स्टार्ट होते हैं और वो व्यक्ति ग्रोथ करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे वैद्य नहीं है, आप एक बहुत अच्छे वैद्य हैं। आपको अवसर चाहिए अपनी विद्वता दिखाने के लिए, और वो अवसर आपको एक रोगी पर भी मिल गया तो वो वहां पर आप अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। मैं जब स्टार्टिंग के दौर में था, मैंने
कई पेशेंट तो घर पर मैंने अपने 3rd ईयर, 4th ईयर में ही देखना स्टार्ट कर दिए थे। तो वहाँ पेशेंट की हिस्ट्री लिखता था मैं अपने कागज़ पर, पेशेंट की हिस्ट्री पूरी लिख ली। सिंपल सी कुछ मेडिसिन ला कर के इधर-उधर से मैंने उसको दे दी कि ये खाइए, 3 दिन बाद मेरे पास आइए। रोगी 3 दिन बाद मेरे पास आता, उस 3 दिन बाद बुलाने का रीज़न क्या था मेरे पास? 3 दिन तक मैं उन सिम्पटम्स को, उन चीज़ों को अपनी संहिताओं में, मॉडर्न की बुक्स में, डेविडसन हुआ, हचिंसन, ये सब कुछ वहाँ से उठा-उठा कर के पढ़ता था। और सेल्फ रियलाइज़ करता था कि जो मैंने उस टाइम उस रोगी से बात करते हुए डायग्नोसिस बनाई थी, वो मैच कर रही है या नहीं कर रही, तो क्यों नहीं कर रही? क्या मैं मिस कर रहा हूँ? इसका ट्रीटमेंट प्लान कैसा होना चाहिए? ट्रीटमेंट प्लान लिख कर के रख लेता था। वो रोगी को देता था, रोगी को दे कर के फिर उसको बुलाता 7 दिन के बाद। अपने यहाँ क्या होता है, एक प्रचलन होता है, रोगी को 15 दिन के बाद बुलाने का प्रचलन है। 15 दिन की मेडिसिन देते हैं, 1 महीने की देते हैं, बुलाते हैं। तो क्या होता है, रोगी हमारे पास 15 दिन बाद आता है और यहाँ पर अभी हमने पढ़ा, "न च सर्वत्र विश्रब्दो न च शंकितः"। पूर्ण रूप से ना तो किसी पर शक करना है, पूर्ण रूप से ना तो किसी पे विश्वास करना है। तो रोगी हमारे पास आता है ना, तो वो 15 दिन के बाद की कहानी सुनाता है कि डॉक्टर साहब अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, इतना आराम है, इतना नहीं है और ये। चाहे उसको पहले दिन ही आराम दिख गया हो, लेकिन वो बताएगा नहीं कि उसको आराम मिला है या नहीं मिला है। ये सत्य है। इसलिए आपको प्रत्येक 7 दिन में रोगी को बुलवाना है। हर 7 दिन में बुलवाइए स्ट्रिक्टली कि आप आइए, 7 दिन बाद आपका एग्ज़ामिनेशन करूँगा मैं और 7 दिन की मैं आपको मेडिसिन दूँगा। 7 दिन की मेडिसिन दो, 7 दिन बाद रोगी को बुलाइए और 7 दिन बाद उसका चेकअप कीजिए। आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आयुर्वेद का रिज़ल्ट भी 3 टू 4 डेज़ में मिलना स्टार्ट होता है किसी भी डिज़ीज़ में। किसी भी रोग में 3 टू 4 डेज़ के अंदर रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट होता है। कुछ रोग होते हैं एका-दुक्का जिनमें भई 15-15 दिन भी लग जाते हैं रिज़ल्ट आने में। लेकिन आपको बुलाना है और उन चीज़ों को अपनी एक ऑब्ज़र्वेशन डायरी बनाइए जिसमें आप लिखेंगे कि इतने दिन बाद ये योग देने पर इस रोग में इतने दिन बाद रिज़ल्ट मिले। अब इसमें और अच्छा क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ मैं कि मुझे 7 दिन से पहले और रिज़ल्ट मिले। अगर मैंने 2 दिन में रिज़ल्ट लेना सीख लिया है, तो अब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे इमरजेंसी ट्रीटमेंट में विदिन अ 1 ऑवर, विदिन अ हाफ ऑवर, आधे से 1 घंटे के अंदर हम किसी भी रोगी में उसकी इमरजेंसी कंडीशन में रिज़ल्ट ले सकें। इस प्रकार से आपकी प्रोसेस होनी चाहिए और आपका उद्देश्य भी ये होना चाहिए। अब आता है लोकप्रिय होने का निर्देश बोला है। यहाँ पर वो फ़ेमस होने के लिए बोल रहे हैं। फ़ेमस कैसे आप होगे? तो भई फ़ेमस होना एक मार्केटिंग का टेक्ट है, मार्केटिंग का पार्ट है, तो यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपने अपना क्लिनिक ओपन कर लिया, रोगी आने लगे, भई एका-दुक्का आने लगे या नहीं भी आ रहे, अब आप कैसे अपने आप को सेल्फ प्रमोट करेंगे, तो वो यहाँ बता रहे हैं। जनस्य आशयम् अलक्ष्यो यथा परितुष्यति तं तथैव अनुवर्तेत पराराधन पंडितः। यहाँ वो कह रहे हैं दूसरों को प्रसन्न करने में कुशल पुरुष को मनुष्य के अभिप्राय को समझकर जो मनुष्य जैसे प्रसन्न होता है उसके साथ उसी प्रकार का बर्ताव करना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं? आपसे मैं कहूँ कि आप मुझे प्रसन्न कीजिए, तो आप क्या करेंगे जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊँ? सबसे पहले आप मुझे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन्स करेंगे, मेरे से इस प्रकार की बातें करेंगे जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बात करूँ, अपना नेचर ओपन करूँ, उस नेचर को आप समझेंगे और उस नेचर को समझ कर के उसके अनुसार आप क्या करेंगे? अपने वर्ड सिलेक्शन करेंगे, शब्दों का चयन करेंगे कि कौन से शब्द इनसे बोलने हैं जिससे ये खुश हो जाएँगे, कौन से शब्द इससे नहीं बोलने, ये खुश नहीं होंगे।
अब मान लीजिए कि मैं फलाने प्रकार के मतलब राहुल नाम के व्यक्ति से मैं जलता हूँ। अब मैं आपसे राहुल की बुराई कर रहा हूँ लगातार। राहुल की मैं लगातार बुराई कर रहा हूँ और आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। और आपने राहुल के ही किसी अच्छे गुण की तारीफ कर दी मेरे सामने जब मैं चुप हुआ तो क्या मैं आपकी चर्चा अन्य व्यक्ति से करूंगा? नहीं। आपको एप्रिसिएशन देना होता है। आपको दूसरे के इमोशंस को ट्रिगर करना होता है, जिसमें हैप्पी, जॉयफुलनेस, ऐसे जो ट्रिगर हैं, इनको आप एक्टिवेट करते हैं, तो वो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों तक आपके नाम को लेकर के जाता है, आपकी प्रसन्नता को फैलाता है। इंद्रियों का निग्रह बोला है, ना पीड़ित इंद्रियाणी ना चैतन्य तुलायते। इंद्रियों को ना तो बहुत दबा कर रखे और ना ही इनको बहुत अधिक विलास में डाला है। इनका कहने का मतलब क्या है, यहाँ से हम अपने पथ पथ के लिए कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि जिब्या है हमारी जिब्या। जिब्या के 3 प्रकार के योग होते हैं, हीन योग, मिथ्या योग और अति योग। हर इंद्रिय के 3 प्रकार के होते हैं, हीन योग, मिथ्या योग, अति योग। अगर आपने इसका अति योग करा दिया या मिथ्या योग करा दिया, हीन योग करा दिया, तो तीनों ही कंडीशन में आपको ये रोग प्रदान करेगी। इसलिए कहा है उन्होंने कि ना तो बहुत दबा कर रखें, ना तो इतनी स्ट्रिक्ट डाइट अपनी कर लें कि उस स्ट्रिक्ट डाइट की वजह से आपकी बॉडी खत्म होने लगे, और ना ही इस प्रकार से आप दबा के खाना शुरू कर दें कि आने दो रसगुल्ले, डायबिटीज है फिर भी आने दो 2 कप चाय। यहाँ से उठ के गए, दूसरे घर गए तो वहां भी चलो भैया यार चाय बना दो, कॉफी बना दो। इस प्रकार से करेंगे तो सीधी सी बात है कि ये जो 6 इंच की जीभ है या 2 इंच की जीभ है, ये 6 फुट के शरीर को कब खत्म कर देगी, कब आपको मृत्यु के कगार पर ले जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं हमें जब हम कॉलेज टाइम पे पढ़ते हैं तो बड़े बोर लगते हैं, बड़े बोर्ड लगते हैं, ये कि यार बड़े बोर्डम का शिकार हो रहे हैं। इस प्रकार के पॉइंट कौन है, क्या हम सोशल नेचर समझेंगे, रोज सीखते हैं, रोज बातें करते हैं, बट सोशल नेचर के साथ साथ इन सिद्धांतों को अपने क्लिनिक पर भी अप्लाई करके तो देखिए। फिलिप कोटलर जी की बुक है ना मार्केटिंग की, उसके अंदर भी ये पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं कि आपको कैसे बात करनी चाहिए, कैसे आपको व्यक्ति को समझना चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स हैं ये एक्चुअली में, ये स्किल डेवलपमेंट का अभी पॉइंट चल रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर वो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कार्य आरंभ विधान पर। यहाँ वो बोल रहे हैं त्रिवर्ग शून्यम न आरंभम भजेत विरोधन, अर्थात धर्म, अर्थ और काम से रहित कोई कार्य ना करें। कुल मिलाकर के बोल रहे हैं ऐसा कार्य ना करें जो आपके गोल तक ले जाने से आपको रोकता हो। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जो आपके गोल तक आपको ले जाने से रोक रहा हो, कोई भी ऐसा कार्य ना करें। और धर्म, अर्थ, काम का अपोजिट भी ना करें, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हीन वर्क भी ना करें। ऐसा काम भी ना करें जो उस कार्य को करने के बाद उसका कोई परिणाम ही नहीं आने वाला है या उससे कुछ आपको मिलने वाला ही नहीं है। आप पानी में बैठ करके 5 से 10 मिनट के अंदर नहा के आ सकते हैं। आप 1-1 घंटे वहां पड़े हैं जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकलना है। तो आप सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने लक्ष्य के प्रति जो समय आपका होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, उसको सबको खत्म कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप यदि किसी भी चीज को, कार्य को ले रहे हैं, जैसे आप ये संहिता को सीख रहे हैं मेरे से, तो आपका ये उद्देश्य होना चाहिए सदाचरण के तहत कि मुझे सर ने जो पढ़ाया है, मैं एक बार क्लास फिनिश होने के बाद तुरंत उसको देखूंगा जरूर,
सर ने जिस प्रकार से मेरा विजन क्रिएट किया है, मैं सिर्फ आपको दृष्टि दे सकता हूँ कि कैसे आचार्यों ने सोच के ये लिखा होगा। उसके ऊपर भी आप अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे मैंने लोकप्रिय होने के कुछ नियम बताए, जिसमें संहिता के और अपनी तरफ से कि कैसे आप फेमस हो सकते हैं। कैसे आपको सदाचार करना है, दूसरों के हित के लिए आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला पूर्व विवासी सुनो कहा। अब ये संहिता की क्लास चल रही है, आपको इससे कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? अपने साथ के बैचमेट्स को भी जाकर के इस चीज को बता सकते हैं। और ऐसा नहीं कि वो मेरे से पूछेगा तभी बताऊंगा, पूर्व अभिभाषी होना है आपको, पहले से पहल करनी है। आपको जो सीखने को मिला वो लोगों तक पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए, ये आपकी जवाबदारी बनती है। ठीक इसी प्रकार आप क्लिनिक चला रहे हैं, तो आपका क्लिनिक से कई पेशेंट ठीक हो रहे हैं, तो इसका जाकर के सेल्फ प्रमोटिंग भी कीजिए। जहां किसी पार्टी शादी में जाइए, कोई व्यक्ति यदि आपसे बोलता है कि आप पहले उससे चर्चा कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस पुट ऑन कीजिए जिससे वो आपसे पूछने पर मजबूर हो जाए कि डॉक्टर साहब आपका क्लिनिक कहाँ है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो आप उसको बताइए मेरा क्लिनिक यहाँ है और इतने इतने बजे मिलता हूँ, आप आकर के परामर्श ले सकते हैं। अच्छे ज्ञान को लोगों तक फैलने से रोकिए नहीं और गलत चीजों को दबाने की कोशिश करिएगा। फिर यहाँ पर आगे वो बोलते हैं जो सभी जानते हैं, सेल्फ हाइजीन की बात कर रहे हैं कि हाथ पैर को तरीके से साफ करना चाहिए, हाथ पैर के नाखून को तरीके से साफ करना चाहिए, छाता और जूता धारण करके हमेशा इधर उधर देख करके चलना चाहिए, सभी जानते हैं। क्यों चलना चाहिए ये भी हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर हम ये टोटल इन चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं। हाँ, शराब के बारे में भी यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मद्य विक्रय संधान दान दानानी नाचरित, ये नशे पत्ते के बारे में बात कर रहे हैं कि शराब का बेचना, शराब का संधान कर्म करना, मद्य का दान देना, मद्य का लेना, ये दोनों ही पाप कर्म है, इनको नहीं करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको ऋतुचर्या अध्याय के नाम से हम जानते हैं। ऋतुचर्या, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल। पहला था दिनचर्या, जहां आपने क्या सीखा कि पूरे होल डे के अंदर हमें अपने शरीर के लिए क्या करना है। साथ में वहां हमने आचार रसायन को सीखा, हमने किससे क्या बातें करनी है, कैसे खुद को फेमस करना है, कैसे खुद की लाइफ में सफलता प्राप्त करेंगे, इन सारी चीजों को देखा। अब यहाँ ऋतुचर्या में हम देखने जा रहे हैं कि हमारे खाने पीने के लिए क्या बेटर है, किस मौसम में किस सीजन में हमें किस तरीके से रहना है। अभी सर्दियां आ चली हैं, अब इस मौसम में मैं आपसे कहूं कि नहीं आप यार हाफ टी शर्ट पहनिए, फुल टी शर्ट फुल बाहों की टी शर्ट ना पहने, पतली पतली रियोन की शर्ट पहनिए, कॉटन की शर्ट ना पहने, स्वेटर ना पहने, तो ये अच्छा होगा, 2-4 दिन चलेगा, लेकिन ठंड के मारे आपको बीमारियां होने लगेंगी। आपको किस सीजन में क्या खाना चाहिए, कैसी आपकी अग्नि चाहिए होती है, आपको किस प्रकार का नेचर होता है, किस प्रकार की चीजें आपके लिए बेटर हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से किस प्रकार की चीजें बेटर हैं, ये सारी चीज हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो मोस्टली हमारे आचार्यों ने, हमारे पूर्वजों ने ऋतुओं को 6 पोर्शन में डिवाइड किया था। और मोटा मोटा बोलूं तो मोटा मोटा 2 पोर्शन में डिवाइड किया था। एक था उत्तरायण, एक था दक्षिणायन। एक को बोलते हैं आदान काल, तो एक को बोलते हैं विसर्ग काल। उत्तरायण मतलब उत्तर से प्रकोपित होने वाला हमारा
सूर्य उत्तर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दूसरा होता है दक्षिणायन, दक्षिण की ओर शिफ्ट होने वाला सूर्य, ये सूर्य की गति के हिसाब से बताया है। उत्तर में जब शिफ्ट होता है तो वो तब हमारे यहाँ पर सूर्य उष्णता के कगार पर, तीक्ष्णता के कगार पर और रुक्षता के कगार पर हो रहा होता है। तिक्त, कटु और कसाय रसों का प्रादुर्भाव हो रहा होता है उस समय। सूर्य के अंदर की हीट बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है उस समय। जमीन से फसलों का उगना सही तरीके से नहीं हो पाता है उस समय। किसी भी प्रकार के नए जीवन की उत्पत्ति होने में बाधाएं बहुत प्रकार की आती। ठीक इसके बाद आता है आदान काल या दक्षिणायन, सॉरी विसर्ग काल या दक्षिणायन। ये उत्तरायण को आदान काल के नाम से जाना जाता है। फिर आता है दक्षिणायन या विसर्ग काल। विसर्ग का अर्थ ही ये होता है कि अब सूर्य अपने उन प्रकोपित करने वाले गुणों को विसर्ग कर रहा है, त्याग कर रहा है। अब शीतलता वातावरण में आने वाली है। यहाँ पर अम्ल, लवण और मधुर रस, अम्ल, लवण और मधुर रस बहुत ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में हर वनस्पति के अंदर आ रहे होते हैं। हर वनस्पति के अंदर आ रहे होते हैं और उस वनस्पति से आप यदि उनका ग्रहण करते हैं तो आपको भी लाभ प्राप्त होता है। अब उत्तरायण में आने वाली ऋतुओं के नाम हैं शिशिर, वसंत एवं ग्रीष्म। शिशिर हल्की सी गर्म होती है सर्दियों के बाद, उसके बाद बसंत में थोड़ी सी गर्मी और ग्रीष्म ऋतु में भयंकर गर्मी का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है कि सूर्य ऐसे शिफ्ट हो रहा होता है, उत्तरायण में शिफ्ट हो रहा होता है। इसलिए जैसे जैसे वो शिफ्ट होता जाता है वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाती है, उसका प्रकोप बढ़ता जाता है और कुछ समय बाद हम कहने लगते हैं यार इतनी तेज गर्मी पड़ रही, डायरेक्ट ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर ही ये गर्मी पड़ी जा रही है, सूरज मेरे ऊपर ही आ रहा है। फिर उसके बाद आता है दक्षिणायन या विसर्ग काल। विसर्ग काल की ऋतुओं में आती हैं वर्षा, शरद एवं हेमंत। वर्षा, शरद एवं हेमंत। इन ऋतुओं में अम्ल, लवण और मधुर रस इसी क्रम में उत्पन्न होते हैं। सबसे ज्यादा लवण रस का सबसे ज्यादा वनस्पतियों के अंदर अम्लीय रस का प्रादुर्भाव, अगर मैं कहूं मधुर अम्ल लवण में सबसे ज्यादा अम्ल रस का प्रादुर्भाव किस ऋतु में होता है, तो वर्षा ऋतु में होता है। वर्षा ऋतु में होता है अम्ल रस का प्रादुर्भाव। आपके ब्लड के अंदर जो पीएच होगी ना, वो हल्की सी स्लाइटली एसिडिक नेचर में जाने लगती है। उस समय जो वनस्पतियां होती हैं, उस समय की वनस्पतियों में भी, वहां की जलवायु में भी ये प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आप नोटिस करते होंगे कि जब बरसात ऋतु आती है तब गांव में या आस पड़ोस के किसी क्षेत्र में या शहरों में भी उन व्यक्तियों को फोड़े फुंसी होना स्टार्ट हो जाते हैं। फोड़े फुंसी होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि प्रकोप शरद ऋतु में होता है पित्त का, लेकिन क्षय किस ऋतु में होता है, संचय होता है वर्षा ऋतु में। लेकिन अम्लीयता बढ़ने की वजह से, अम्ल रस बढ़ने की वजह से शरीर में वो फोड़े फुंसियां बहुत ज्यादा होने लगते हैं। भयंकर पेशेंट आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से लवण रस शरद ऋतु में थोड़ा सा बढ़ता है, हेमंत ऋतु में कम होता है। तो शरद ऋतु में आपको हाई बीपी के पेशेंट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलने लगते हैं। बॉडी एक अलग तरीके से बिहेवियर, हर चीज के अनुसार अलग तरीके से बिहेवियर करना स्टार्ट कर देती है। हर समय के हिसाब से हमें बदलना जरूरी है, ऐसा बोला गया है।
अब इसमें हमारी बॉडी के व्यायाम पर देखें तो सभी को मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि शिशिर, बसंत, ग्रीष्म ऋतु में आपके शरीर की स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी शक्ति एक बहुत ही लेवल पर नीचे जा रही होती है। और वर्षा और शरद और हेमंत ऋतु में आपके शरीर की शक्ति एकदम बढ़ रही होती है। ये क्यों हो रहा होता है? क्योंकि अग्नि आपकी यहाँ पर अच्छी है और ग्रीष्म ऋतु के समय पर उत्तरायण में या आदान काल में आपकी अग्नि कमजोर होती है। तो चलिए यहाँ पे मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन आपको दिया। अब उस इंट्रोडक्शन के बाद का आगे का जो पॉइंट है, प्रत्येक ऋतु को हम उठाएंगे, उस ऋतु के हिसाब से क्या खाना है, कैसे खाना है। अपनी डायरी लेकर के बैठिएगा, क्योंकि यहाँ से मैं आपको थोड़ा डाइट कैसे बनाई जाती है, डाइट चार्ट पे कैसे फोकस किया जाता है, किस प्रकार से आप उसके लाइफस्टाइल का करेक्शन करा सकते हैं। हर सीजन के हिसाब से आप डाइट चार्ट बना के रोगी की चिकित्सा करना सीख सकते हैं। उसके मैं बेसिक फंडामेंटल्स इसमें आपको बताऊंगा। चलिए आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। कल फिर मिलेंगे 6:30 बजे। धन्यवाद।